हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे शास्त्रीय काल जी। डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस बैच के बाद जिस प्रैक्टिस सेशन की हमें ज़रूरत होती है वो प्रैक्टिस सेशन आज आप लोगों के सामने फिर से एक बार लेकर मैं यहाँ पर हाजिर हूँ और इस बार 31 to 40 तक के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं स्पॉटिंग एरर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इस तरह आपको पता चलेगा कि आपने जिन चैप्टर्स को सीखा है वो चैप्टर्स कितनी ज़्यादा आप लर्न कर पाए हैं या उनको कितनी ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर नोइंग ट्रुथ सच्चाई जानने के बाद दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर, उन्होंने सही डिसीजन लिया उस मामले में, किसी मामले में उन्होंने सही डिसीजन लिया सच्चाई जानने के बाद। अब देखो यहाँ लिखा है दे टुक द राइट डिसीजन, बात पास्ट में हो रही है। तो जब बात पास्ट में हो रही हो तो हम लोग आफ्टर नोइंग लगाने की बजाय परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के हम लोग अपना परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। तो आइए, हैविंग नॉन हो जाएगा, हैविंग HAVING, हैविंग KNOWN, हैविंग नॉन द ट्रूथ। और ट्रूथ लगा हुआ है ना, ट्रूथ से पहले आर्टिकल द लगता है, यहाँ पर आर्टिकल द नहीं लगा था तो दो एरर थी यहाँ पे। हैविंग नॉन द ट्रूथ होगा, हैविंग नॉन द ट्रूथ, क्योंकि पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? नोन, नो न्यू नोन, तो थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। एक बात और, ये बताता क्या है? ये कह रहा है कि कुछ करके फिर हमने कुछ किया। पास्ट में पहले कोई काम करके फिर हमने कोई दूसरा काम किया, अगर इस तरह का सेंस आए तो हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। तो आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, सच्चाई जानकर, है ना, दे टुक द राइट डिसीजन, उन्होंने सही डिसीजन लिया। तो कुछ करके फिर कुछ किया। आगे देखते हैं। इट इज टाइम, देखो इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। भी आगे आप क्या एक्शन करोगे, आगे आप क्या एक्शन लोगे, उसको डिसाइड करने का सही समय अब है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट्स टाइम अबाउट, इट्स टाइम व्हेन, इस तरह के फ्रेज जब आए और इस तरह के फ्रेजेस के बाद अगर आपको सब्जेक्ट दिखाई दे तो फिर जो क्लॉज होगा ना, हमारा आगे वाला क्लॉज, जो वर्ब आएगी, वो वर्ब कैसी रहेगी? हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में रहनी चाहिए। इन्होंने डिसाइड लिखा है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ डिसाइडेड कर देंगे। ठीक है जी। तो इस तरह आपने याद रखना है कि इट इज टाइम व्हेन, इट्स टाइम अबाउट, इट्स हाई टाइम, इस तरह की फ्रेज अगर आ जाए तो उसके बाद अगर सब्जेक्ट रहे तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी ना, वो हमेशा सेकंड फॉर्म में रहेगी, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में रहेगी। हाँ, अगर सब्जेक्ट की जगह यहाँ पर TO2 लगा होता, इट्स टाइम टू लगा होता, तो फिर हम डिसाइड लिखते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते, तो ये सारा आंसर सही हो जाता। ठीक है जी। और ये केस हम लोग पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग ये सारा केस पढ़ते हैं। ठीक है जी। आगे देखिए, 33 नंबर है, 9 टेंस, 9 दहाई, 9 टेंस मतलब 9 दहाई ऑफ द पिलर, मतलब पिलर का 9/10, यानी कि 9 दहाई वाला हिस्सा जो था पिलर का, हैव रोटेड अवे, वो रोटेड अवे हो गया, यानी कि खराब हो गया। तो देखो, पिलर तो सिंगुलर चीज है, सिंगुलर चीज के लिए पिलर जो है वो सिंगुलर चीज है। यहाँ पर जो 9 टेंस आया है वो किसका पार्ट बताने के लिए आया है? पिलर का पार्ट बताने के लिए आया है। तो पिलर तो यहाँ सिंगुलर है, और जब कोई सिंगुलर चीज आए या मान लो अनकाउंटेबल कोई चीज आ जाए, अनकाउंटेबल चीज हो या सिंगुलर चीज हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ हैव नहीं होगा, यहाँ हैज होगा, हैज रोटन अवे। आगे देखते हैं। इफ आई वॉज टोल्ड अर्लियर, अगर मुझे पहले बताया जाता, है ना, वॉज टोल्ड, वॉज वर्ब लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है तो ये पैसिव है। वॉज वर्ब लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है तो इन्होंने तो पैसिव बना दिया। इफ आई वॉज टोल्ड अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड यू, अगर मुझे पहले बताया गया होता, पहले बताया जाता, तो आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड यू, तो निश्चित तौर पर, सर्टेनली मतलब पक्के तौर पे, निश्चित तौर पे
मैं तुम्हारी मदद करता या मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता। वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। देखो वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो यानी कि यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज अप्लाई हो रहा है। पास्ट परफेक्ट टेंस अप्लाई हो रहा है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में पास्ट हमने क्यों कहा, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव लग जाए और उस हैव के बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो, तो ये मॉडल वर्ब और हैव हमेशा पास्ट का सेंस देगा। ठीक है जी, हमेशा पास्ट का सेंस देगा। और हैव के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो ये परफेक्ट का टेंस देगा, परफेक्ट का सेंस देगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट का सेंस देगा। अब बात यह है कि अगर इस तरफ वाला हमारा क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है, तो उस तरफ वाला क्लॉज भी पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, और अगर उस तरफ वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है तो इस तरफ भी पास्ट इंडेफिनिट होनी चाहिए, मतलब दोनों में सेम चीज होनी चाहिए। तो सेम चीज बनाने के लिए यहाँ पर हमें क्या लगाने की जरूरत है, वॉज की जगह हमें क्या करने की जरूरत है, हैड। अगर हम यहाँ हैड लगा दें, इफ आई, तो हैड के बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। अगर आपने यहाँ पर सिर्फ वुड लगाया है ना, अगर आप यहाँ पर सिर्फ वुड को सही करते हो, तो वुड के बाद आपको फिर हेल्प्ड को भी सही करना पड़ेगा। समझो मेरी इस बात को। अगर आप कहते हो कि सर वहाँ पे वॉज टोल्ड लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव आया है, तो आप इधर वाले को भी पास्ट इंडेफिनिट बना दो। तो पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनाओगे, आपको हैव में एरर लगानी पड़ेगी, हैव को हटाना पड़ेगा, यानी कि इस वाले पार्ट में आप एरर लगा दोगे। आपने हैव हटा दिया तो फिर आप हेल्प्ड को भी तो हटाओगे ना, फिर आपको ये भी हटाना पड़ जाएगा, क्योंकि अकेले वुड के बाद तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, फिर तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। लेकिन दो जगह तो आप सही नहीं ना कर सकते, आप तो किसी एक ही हिस्से में एरर स्पॉट कर सकते हो, या तो इस हिस्से में एरर स्पॉट कर सकते हो, या इस हिस्से में कर सकते हो, या इस हिस्से में। अलग अलग हिस्सों में तो कर नहीं सकते, किसी एक ही हिस्से में करना है। तो कोई एक ऐसा हिस्सा चुनो जिसमें एरर स्पॉट कर देने से बाकी जगहों पर अपने आप सही हो जाता है। अगर मैं वहाँ वॉज की जगह हैड लगा दूँ तो मुझे इसके बाद कहीं भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाने पर आ गया तो फिर मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ जाएगा, जो कि मेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हम किसी एक ही जगह एरर स्पॉट कर सकते हैं, सिर्फ एक ही जगह एरर है ये बता सकते हैं। ठीक है जी, तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट पार्ट में एरर होगा। आगे देखिए, आर्म्स का मतलब होता है दान। दान, जो दान दिया जाता है ना, पैसे का दान जो दिया जाता है, आर्म्स आर गिवन। आर्म्स जो है वो प्लूरल माना जाता है, प्लूरल के लिए आर लग गया, ठीक है, बहुत बढ़िया है। कई बार एग्जामिनर आर की जगह इज लगा के दे देता है, तो समझना, याद रखना, आर्म्स जो है वो ऑलवेज प्लूरल है, प्लूरल ही रहेगा, तो आर ही लगेगा, सही है। आर्म्स आर गिवन, आर्म्स दिया जाता है। अब देखो, इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव। यहाँ पर क्या था, वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट का पैसिव। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट का पैसिव है कि आर्म्स दिया जाता है, दान दिया जाता है, टू द पुअर्स, गरीबों को दिया जाता है। तो जब आर्टिकल द लगा ही दिया था और उसके बाद पुअर जैसा एडजेक्टिव आ ही गया था, तो आपको तो पता ही है कि आर्टिकल द लगाकर अगर कोई एडजेक्टिव आया हो तो वो क्या बताता है, प्लूरल नाउन बताता है, प्लूरल नाउन बताता है। ठीक है जी, जैसे अगर हम लोग कहें द वाइट मतलब गोरे लोग, जितने भी गोरे लोग हैं, द ब्लैक मतलब दुनिया के जितने भी काले लोग हैं उन सभी काले लोगों की बात की जा रही है। उसी तरह अगर हम कहें द पुअर, तो द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग, लोग यानी कि प्लूरल। तो जब पहले ही प्लूरल है तो आप उसमें अलग से एस क्यों लगा रहे हो, यानी कि जिसने पहले स्वेटर पाया हुआ है, जिन्हें पहले स्वेटर पाया हो, कोटी क्यों पवा रहे हो, है ना। तो जो पहले ही प्लूरल है उसे अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये हमारा एरर था। आगे देखिए 36 नंबर, वी हैव, वी के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, हैव लगा हुआ है, ठीक है। वी हैव टू इंश्योर, जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मतलब बीमा बुमा, है ना, बीमा करवा लेना, बीमा मतलब उस चीज को मतलब जोड़ देना एक तरह से। लेकिन यहाँ बीमा करवाने की तो कोई बात नहीं आ रही है। वी हैव टू इंश्योर दैट, हमें ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि हमें इस बात को तय करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है कि मेंबर्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, कि जो हमारे मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो फुलफिल, पूरा करें, फुलफिल मतलब पूरा करें,
किसको, रिक्वायरमेंट्स को, जरूरतों को पूरा करें, कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतों को पूरा करें। इस बात को हमें इंश्योर करना पड़ता है। तो यहाँ पर इंश्योर नहीं आएगा, इंश्योरेंस वाला नहीं, बल्कि इंश्योर आएगा। तो ये जो आई लगा हुआ है ना, इस आई की जगह आप ई लगा दीजिए तो हो जाएगा इंश्योर। इंश्योर का मतलब होता है किसी बात को पक्का करना, कि हाँ हम इस बात को सुनिश्चित करें, पक्का करें कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो सभी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। आगे देखिए, नो सूनर, लो जी एडवर्ब आ गया। जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में एडवर्ब आ जाए तो लॉ ऑफ इन्वर्जन लगता है, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो नो सूनर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लग गया और उसके बाद द टीचर यानी कि सब्जेक्ट आ गया। यहाँ तक तो ठीक है सेंटेंस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास, टीचर क्लास में अभी एंटर किया भी नहीं था, when the students stood up, कि तभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए, मतलब टीचर ने अभी क्लास में एंट्री भी नहीं ली थी कि स्टूडेंट्स खड़े हो गए। ठीक है, बाकी सब तो सही लग रहा है, लेकिन नो सूनर के साथ कभी भी when नहीं लगता बल्कि then लगता है, THAN। तो यहाँ when की बजाय हम क्या लिखेंगे, THAN, then लग जाएगा। ये आपने याद रखना है। हार्डली, स्कैर्सली के साथ when या फिर बिफोर लगा सकते हैं। नो सूनर के साथ देन लगाते हैं। एज सून एज के साथ हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, एज सून एज भी एक तरह का एडवर्ब है, लेकिन हमें उसके साथ कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कंजंक्शन के तौर पे खुद ब खुद काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पे हमें देन लगाना पड़ता है। आगे देखिए, ही टेक्स, ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग एस या एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में। तो ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं आया तो सेंटेंस नेगेटिव तो नहीं है, और फुल स्टॉप लगा है इसका मतलब इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो नेगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस ई एस लगना चाहिए था, तो एस ई एस लगा हुआ है, सही है। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, यहीं पर तो गलती है ना। जो ये टेक्स पेन है ना, तो ये एक फ्रेज है, तो यहाँ पर देखो इस फ्रेज में पेन में एस लगता है, पेन में एस लगता है, यहाँ एस लगना चाहिए था, पेन्स। एक बात मेरी समझो, अगर हम कहें PAIN पेन, तो पेन का मतलब होता है दर्द, हिंदी में कहते हैं दर्द। पंजाबी जब भी आप कह देंगे दर्द, दद्दार आ रहा दद्दा, दर्द पंजाबी च भी पाता। लेकिन अगर पेन में एस लग जाए, पेन्स हो जाए, PAINS, पेन्स, तो इसका मतलब क्या है, दर्दों। एक गाना भी आया सी, बस रहन दे छेड़ना दर्दां नूं, साथों दर्द दिखाए नहीं जाने, इस तरह का कोई गाना सी, गुरदास मान का सुन लियो, कहते बढ़िया गाना हो। तो पेन्स एस लगा हुआ है, अब एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल नहीं है बल्कि इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग क्या हो जाएगा, पेन्स का मतलब होता है प्रयास करना, प्रयास करना यानी कि कोशिश करना। पंजाबी च आप कह देंगे हैं कोशिश, मैं पंजाबी च भी पा देना एक वर्ड, कोशिश करना। तो लो जी, पंजाबी स्टूडेंट्स लिए पंजाबी च मैं पाता कोशिश करना, हिंदी में मैंने लिख दिया है प्रयास करना। तो पेन्स का मतलब होता है प्रयास करना यानी कि कोई एफर्ट करना। ठीक है, टू मेक एन एफर्ट। चलो आगे देखिए 39 पे, द सीनरीज, भाई ये तो कभी होता ही नहीं। आपको याद है नाउन चैप्टर में हमने बहुत सारे ऐसे वर्ड किए थे जो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे कि वेस्टेज, पोस्टेज, लगेज, सीनरी, मशीनरी, पोएट्री और भी कई तरह की चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी, तो ये सारी चीज़ें क्या है, अनकाउंटेबल है, इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते जब ये अनकाउंटेबल है। जैसे ज्वेलरी, स्पेशली क्वेश्चन आता है ज्वेलरी से, तो ज्वेलरी जो है वो भी अनकाउंटेबल है, उसको काउंट नहीं कर सकते। तो जब ये अनकाउंटेबल है तो आप इसका प्लूरल कैसे बना सकते हो, प्लूरल तो बना ही नहीं सकते। तो सीनरीज, RIES जो लिखा हुआ है ना, ये गलत है। हमेशा क्या होगा, सीनरी होगा, SCENERY। तो IES की जगह क्या लग जाएगा, सिर्फ Y लग जाएगा। ठीक है जी, कभी भी सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। सीनरी का मतलब क्या होता है, दृश्य, नज़ारा। ठीक है, तो द सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर का जो नज़ारा है, सीनरी है, नज़ारा है, इज़ वेरी
चार्मिंग। अब देखो, अब हमें पता है कि ये अनकाउंटेबल है, सीनरी जो है अनकाउंटेबल है, और इंग्लिश लैंग्वेज में हर एक अनकाउंटेबल चीज़ को हम लोग सिंगुलर समझते हैं, और सिंगुलर होने के कारण सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज लगा हुआ है। ठीक है जी, तो इस तरह से भी हमें पता होना चाहिए। कभी कभी ना वो सीनरीज लगा के इधर आर भी लगा देगा तो वो भी एरर बन जाता है। ठीक है, आगे देखो, आई वुड अप्रिशिएट, मैं अप्रिशिएट करता इफ रीडर्स वुड राइट टू मी, अगर रीडर्स मुझे लिखते, राइट टू मी मुझे पत्र लिखते या कुछ लिखते, राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट, किस बारे में लिखते, अबाउट हाउ दे मेडिटेट, कि वो कैसे मेडिटेट करते हैं, कैसे ध्यान करते हैं। तो यहाँ पर देखो बात क्या है, यहाँ पर देखो लगा हुआ है इफ, यहाँ आया है इफ, तो इफ के बाद वाली जो लाइन है हमारा ये क्या है, इफ क्लॉज, ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस में हमें पता है कि कंडीशनल सेंटेंस में जो इफ क्लॉज होता है उसमें हमेशा हम लोग पास्ट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। अगर बात फ्यूचर की हो रही होगी तो इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट लग जाएगा, और अगर दोनों ही बातें पास्ट की हो रही होंगी तो इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट लग जाएगा। तो बात तो यहाँ पास्ट की हो रही कि मैं अप्रिशिएट करता, मैं उनकी प्रशंसा, अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, मैं उनकी तारीफ करता अगर जो रीडर्स हैं, इफ रीडर्स वुड राइट मी, अगर रीडर्स पढ़ने वाले, अगर पढ़ने वाले लोग मुझे ये लिखते, पत्र लिखते या चिट्ठी लिखते, कुछ भी लिखते कि कैसे वो मेडिटेट करते हैं, तो मैं उनकी तारीफ करता। तो इफ रीडर्स के बाद वुड नहीं आना चाहिए क्योंकि ये तो पास्ट इंडेफिनिट बना नहीं पाएगा। वुड के बाद हमने राइट लिख दिया तो ये पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म राइट नहीं होती, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा रोट, WROTE, रोट हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप ऊपर लिखे नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। और हाँ, अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।